तो दोस्तों सर 3 क्वेश्चन घर के लिए मिले थे, देखते हैं क्या गुल खिलाएं गुलशन गुलशन हमने। ठीक है, क्या तुमने क्या गुल खिलाए हैं? बहुत उम्मीदें है मुझे तुमसे कि तुमने ठीक किया होगा नहीं किया होगा। पहले का आंसर क्या निकाला है? 127 का। ऑनलाइन वाले बता दे भैया, पहले का आंसर क्या निकाले हो? हाँ वो तो मैं सारे ही कराऊंगा मैं। अच्छा WDV, अरे मतलब एडवांस मनी जो फोरफीट किया है ना, तो एडवांस मनी यानी अगर कोई एसेट डेप्रिशिएबल है तो एडवांस मनी जो घटाई जाएगी वो डेप्रिशिएबल एसेट में WDV के पहले WDV आएगी उसमें से घटाई जाएगी, है ना। यानी कि एडवांस मनी फोरफीटेड वाली जो बातें होती हैं वो कॉस्ट में से या WDV में से फेयर मार्केट वैल्यू में से घटाई जा सकती है ना। राइट। WDV का कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा अभी बताता हूं तुम्हें। WDV कॉन्सेप्ट एक आध जगह कैपिटल गेन में भी WDV का कॉन्सेप्ट आता है, वो सीखेंगे आज ही सीखेंगे, है ना। ठीक है, तो वैसे तो WDV हमेशा PG में आती है, तो PG में भी अगर तुमने कहीं पे क्या किया है, एडवांस मनी फोरफीट किया है, तो भी WDV में से घटाना है, चाहे वो बिजनेस की एसेट हो कहीं भी एसेट हो, तो भैया उसे क्या करना पड़ेगा, WDV में से घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर बिजनेस भी होगा तो भी WDV में से एडवांस मनी घटानी होती है। यानी फोर फीचर का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कोई भी एसेट हो, चाहे वो PGBP के एसेट हो चाहे वो कैपिटल गेन के एसेट हो, आपने अगर एडवांस मनी फोरफीट कर लिया है तो आप उसको कहां से घटाएंगे, आप उसे WDV में से घटा दें। ठीक है, कुछ आज हम पढ़ेंगे एक जगह पर WDV भी कैपिटल गेन में ली जाती है। राइट। अब 27 पे आते हैं सर, चलो मैं कराता हूं, चेक कर लेंगे सर। 127 है ना। कहा लिया तो भैया ये बता दो, कहा लिया भैया कह रहे हैं 127 में पहला स्टेप एज पर सेक्शन 214 असेट है कि नहीं है? 242A के हिसाब से मुझे बताओ लटका है कि नहीं है? 87 से लेकर अपने प्रीवियस ईयर तक एसेट बेची गई है। जमीन कितने साल में बड़ी होती है? 2 साल में, क्योंकि ये 2 साल से बड़ी है तो ये लटका होगी। ये बात हमने स्टेप नंबर 1 में हमेशा लिखते हैं, हमने लिख दिया ना। बिल्कुल वैसी प्रेजेंटेशन करनी है जैसा हमें ICAI की किताब में हम क्वेश्चन में करते हैं, बिल्कुल वैसी, चाहे लंबे चौड़े नोट्सों में बना के आने पड़ेंगे। ठीक है। सेल कंसिडरेशन कितना है? एसएससी कौन होता है? जो एसेट बेचता है। किसने बेची एसेट? कालिया ने। तो लेटर ऑन कालिया ने एसेट बेच दी। कितने की बेची? इसमें से क्या माइनस कर दो? इकोआ कर दो माइनस। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, याद है बात। तो पहले डिडक्ट करें फिर इंडेक्स करें। कितने की कॉस्ट थी? 2 लाख। तुमने कितने रुपए घटा मारे? एडवांस मनी फोरफीट कर दी 50,000। कितने बचे? 1,50,000 इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर यानी इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। ट्रांसफर ईयर क्या है? कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर है 87, है ना। अच्छा, तो कॉस्ट क्या लेनी पड़ेगी? फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 4/2001 की? नहीं दे रखी। तो अगर 87 की कोई एसेट होती है हम क्या लेते हैं? लैंड और बिल्डिंग है ना, तो लैंड और बिल्डिंग का फॉर्मूला बोलना। SDV और ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज, चेक करो, याद नहीं कर रखा अभी तक? कैपिटल गेन क्वेश्चन कर लिए,
लोअर को किससे कंपेयर करते हैं? बताएंगे ऑनलाइन वाले? फॉर्मूला सही लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं? अगर लैंड और बिल्डिंग 1 अप्रैल 2001 से पहले की होती है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? एसडीवी और एफएमवी विच एवर इज लोअर, बिल्कुल सही। लोअर और बिल्कुल सही। कॉस्ट दी तुम याद, घर जाके पढ़ नहीं रही तुम। विच एवर इज हायर। क्वेश्चन कैसे कर रही हो तुम घर में पढ़ नहीं? तो ऐसे बुक के किताब के क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं सर? अब क्योंकि एसेट हमारी इससे पहले एसडीवी क्वेश्चन में दी है नहीं दी है? एसडीवी ऑन 1 अप्रैल 2001 नॉट एप्लीकेबल। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 नॉट एप्लीकेबल। तो विच एवरेज लोअर, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल और कॉस्ट 2 लाख, विच एवरेज हायर 2 लाख। इसलिए मेरी कॉस्ट क्या बन गई? 2 लाख। अब इस कॉस्ट में से क्या घटा दूंगा? 50,000। तो कितने बचे? 1.5 लाख। 1.5 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100, कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? बोलो। ये हो गया मेरा 127 का आंसर। ठीक है, वन 128 बताओ। अब वो कह रहा है इस बार एडवांस मनी फोरफीटेड। 3 लाख रुपए की है। 20 लाख की चीज थी, 3 लाख रुपए एडवांस दे गया, है ना? तो मेरी कॉस्ट कितनी थी? एडवांस मनी फोरफीट किसमें घटाते हैं? कोआ में से। कॉस्ट कितनी थी? इसमें से कितने फोरफीट कर लिए? अब तो माइनस के 1 लाख, माइनस के 1 लाख नहीं आएंगे। ठीक है, उल्टा माइनस में थोड़ी ले जाओगे। तो ताई ने बोला अगर एडवांस मनी फोरफीटेड इससे ज्यादा आती है तो माइनस के 1 लाख ले लेने। यहां पे आपको कॉस्ट कितनी लेनी पड़ेगी? नील, है ना? इस केस का नाम था, केस लॉ आया था, इस केस का नाम था ट्रैवनकोर रबड़ एंड टी लिमिटेड। इस केस ने बोला इफ एडवांस मनी फोरफिटेड इज मोर देन कोआ, देन कोआ इज इक्वल टू नील लेनी है। नील आ गई क्योंकि तुम्हें तो एक्स्ट्रा मिल गए पैसे, तुम्हें तो कॉस्ट से, तुम्हें तो कॉस्ट ही वसूल होगी पूरी। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ? 20 लाख। अब नील आ गई तो इंडेक्स थोड़ी करना है। मजेदार चटपटा क्वेश्चन है 129। 129 में तुमने क्या गोल खिलाया मुझे बताओ बस। गोल खिले गुलशन गुलशन। किया सॉल्व 129।
करो जल्दी। घर पे करती क्या हो? ऑनलाइन वाले बताएंगे भैया सॉल्व किया नहीं किया, ऑनलाइन वाले बालक। सर मेरी GTI आ रही है इतनी 129 की, बट गलत हो सकती है। केस का नाम है बाबू, ओह ट्रेवनकोर रबर लिमिटेड। चलो भाई, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, एज पर सेक्शन 214 कैपिटल गेन का पौधा, सेक्शन 214 कैपिटल एसेट है ना, मान लो जमीन है ना, लैंड इज एन एसेट, या ज्वेलरी है मान लो, है ना। ज्वेलरी मान लेते हैं। ज्वेलरी इज एन एसेट एंड एज पर सेक्शन 242A ज्वेलरी इफ सोल्ड आफ्टर 3 years then it is लटका। स्टेप नंबर 2, सेल्स कंसिडरेशन। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में ढूंढो एसएससी कौन है। एसएससी ठाकुर है या बसंती है? बसंती। यानी सबसे खतरनाक बात यह इस क्वेश्चन में एसएससी बसंती है, जो एसेट बेचता है वो एसएससी होता है। एसएससी इज बसंती। कितने की बेची बसंती ने तुम्हारे प्रीवियस ईयर में? 15 लाख। सबसे खतरनाक बात, जब मैं स्टेप 3 में माइनस करूंगा तो पहले मैं माइनस करता हूं इकोआ, फिर इकोई, फिर एक्सपेंस ऑन सेल। अब बात आती है इकोआ किससे होगी। अब बसंती को एसेट मिली है किससे सर? ठाकुर से। ठाकुर मान लेते हैं उनके क्या हो गए, मान लो पापा हो गए, है ना, कोई रिलेटिव हो गए, जिससे एसेट क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। ठीक है, तो ठाकुर को मैं क्या मान रहा हूं, रिलेटिव मान रहा हूं, पिताजी मान रहा हूं, है ना। जब बसंती को ठाकुर से एसेट मिली होगी तो बसंती के लिए एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट। अब गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्ट होती है तो क्या होगा सर? प्रीवियस ओनर से पूछना पड़ेगा। अब बसंती को जो मिली एसेट कब? 1 अप्रैल 2007 को। तो क्या बसंती के लिए कोवा 5 लाख हो जाएगी? बोलो, या बसंती के लिए कोवा क्या रहेगी? नहीं, 5 लाख क्यों होगी? बसंती के लिए कोवा तो कौन सी होगी नलायक? प्रीवियस ओनर की नहीं होती। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर भूल गए सना सरदार वाला क्वेश्चन। तो जो एफएमवी है वो कोवा थोड़ी है। कोवा क्या होती है? तो हमने प्रीवियस ओनर के कॉन्सेप्ट में एक चीज सीखी थी, सब कुछ किससे पूछना है? सब कुछ पापा से पूछना होता है।
तो पापा से ही कॉस्ट पूछनी है, पापा से पीरियड ऑफ होल्डिंग पूछनी है, पापा से ही डिनोमिनेटर पूछना है। तो फिर तो कॉस्ट अगर पापा से पूछनी है तो पापा ने 1970 यानी कि 2001 से पहले का कॉन्सेप्ट है, तो कॉस्ट क्या बनी, कॉस्ट और 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू। इसकी कॉस्ट थी पापा की 1 लाख और 1 अप्रैल 2001 की इसकी मार्केट वैल्यू थी 2 लाख, विच एवर इज हायर 2 लाख। ठीक है भैया। अब क्योंकि बसंती की कॉस्ट कितनी होगी, कोआ 2 लाख। अब जो कोआ 2 लाख हो गई, क्योंकि इसमें एडवांस मनी फोरफीट का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या घटाऊंगा, एडवांस मनी फोरफीट सेक्शन 51। अब सेक्शन 51 जो घटाऊंगा, सबसे खतरनाक बात क्वेश्चन में यह है कि ठाकुर ने भी 50,000 फोरफीट किए, बसंती ने भी 50,000 फोरफीट किए। तो मुझे बताओ किसका घटाना है या सारे घटा देने हैं। पिताजी का भी एडवांस मनी फोरफीट घटाना है या बसंती बसंती घटाना है या दोनों का घटाना है। कैसे पता लगेगा कि सब कुछ पापा से पूछते हैं तो पापा का एडवांस मनी फोरफीट घटाएं या नहीं घटाएं। सवाल ये है, ए पुष्पा सवाल ये है, ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, ऑनलाइन वाले वाला जल्दी जल्दी कमेंट करें कि एडवांस मनी फोरफीटेड बाय द पापा, एडवांस मनी फोरफीटेड बाय द बसंती, दोनों घटेगी या सिर्फ बसंती की घटेगी। यक्ष, तनिष्क, आशिका, मिहिराज, जल्दी बोलो। अरे बसंती की, मिनज बोल रहे हैं भैया पूरे 90,000 बाबू। तनिष्क भैया बोल रहे हैं बसंती की कॉस्ट घटे। क्यों भाई, क्यों बसंती, क्यों? अरे 2000 वो तो मैं समझ गया कि जो 2015 वाली है ये तो अदर सोर्स में जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 के बाद की कहां जाती है, अदर सोर्स में, और 1 अप्रैल 2014 से पहले की कैपिटल गेन में। तो ये 1 अप्रैल 2014 से पहले की है, ये भी 1 अप्रैल 2014 से पहले की है। अब जो दोनों 1 अप्रैल 2014 से पहले की हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों ही क्या हैं, बिफोर 1 अप्रैल 2014। अब ये तो कैपिटल गेन में जाएंगे ना, लेकिन इसकी राज की बात है, पापा बसंती को भी दिया है और पापा को भी दिया है। पापा ने भी एडवांस मनी फोरफीट किया, बसंती ने भी एडवांस मनी फोरफीट किया। राज की बात तो तुमने जो होश में पढ़ी नहीं वो कहां लिखी है, यहां लिखी है डेंजर बात। एक तो ये बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए, 2014 से पहले कैपिटल गेन में आना है, 2014 के बाद अदर सोर्स जाना है। और एक ये बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए, एडवांस मनी फोरफीटेड बाय, एक ही ये खतरनाक वर्ड है जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। खतरा बनाएंगे इस पे, खतरा खतरा। कहीं लिखा है प्रीवियस ओनर, यहां लिखा है एडवांस मनी फोरफीटेड बाय द असेसी, प्रीवियस ओनर नहीं लिखा। तो यहां पे असेसी कौन है, ओनली बसंती की कोवा घटाई जाएगी, पिताजी की फोरफीचर नहीं घटाया जाएगा। तो आंसर में क्या लिखूंगा, एडवांस मनी फोरफीटेड ऑफ ओनली बसंती, क्योंकि बसंती इज एन एसेसी। कितने रुपए, कितने, 40,000। अब कितने रुपए आ गए, 1,60,000 इंटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर डिवाइड बाय 100, क्योंकि 2001 से पहले के थे। कितना आ गया आंसर, इंप्रूवमेंट है नहीं, एक्सपेंस ऑन सेल भी नहीं है ना, तो ना इंप्रूवमेंट है ना एक्सपेंस ऑन सेल है। आंसर आ गया क्या,
पर खेल यहीं खत्म नहीं होगा। क्या अदर सोर्स में कोई इनकम जाएगी? हैं? कौन सी वाली? हाँ, एडवांस मनी फोरफिटेड बाय असेसी आफ्टर या ऑन और फ्रॉम, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014। क्या 1 अप्रैल 2014 से कोई एडवांस मनी फोरफिट है? 50,000 है अप्रैल 15 में, है ना? कितने रुपए? और कोई अदर सोर्स की इनकम नहीं है, पीजीबीपी नील, सैलरी नील, तो यही आ जाएगी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम। ऐड कर दो। डिडक्शन है ही नहीं, 80C से 80U की कोई डिडक्शन नहीं है, खत्म कहानी। तो ये था तुम्हारा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ओनर कॉन्सेप्ट भी था, जिसमें एडवांस मनी फोरफिट भी था, जिसमें 1 अप्रैल 2001 से पहले का, यानी कि प्रीवियस ओनर भी, 1 अप्रैल 2001 वाला कॉन्सेप्ट भी, और सेक्शन 51 भी, तीनों कवर हो गए। नोट कर लिया? कर लिया नोट? हटा दो ना। अब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं सर। आज का नया ताजा ताजा बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं आपको अब आगे, है ना? अब सर अगला कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही दुख भरा कॉन्सेप्ट, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? जब सिर्फ कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेशन बोलते हैं, पार्टनरशिप बंद होती है तो उसे डिसोल्यूशन बोलते हैं। यानी कंपनी का अंत हो चुका है, कंपनी बंद। पूरी दादा, जैसे सत्यम, तो सत्यम एक कंपनी थी, इंडिया का बहुत बड़ा स्कैम हुआ सत्यम में, फिर सत्यम को क्या कर दिया गया? लिक्विडेट कर दिया गया, बंद कर दिया गया, है कि नहीं बात? दर्द ये है मुझे सत्यम का, जो पढ़ाते टाइम पे दर्द झलकता है, कि मेरे पिताजी के पास सत्यम कंपनी के शेयर थे, सारा पैसा, लेकिन एक अच्छी बात है, कंपनी डूबी है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, जितने, है ना, याद आ गई बात? लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। यानी पिताजी के पास जितने शेयर थे वही डूबे, पिताजी को घर से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सत्यम होगी भाई लिक्विडेट, क्या होगी? लिक्विडेट। अब जब सत्यम लिक्विडेट होगी, है ना मुन्ना मुन्नी, सत्यम लिक्विडेट होगी तो सत्यम कंपनी और भैया पिताजी, पापा, राजीव जी जिन्हें पापा कहता हूं, सत्यम कंपनी पिताजी को एक ऑफर देती है कि शेयर रख के करोगे क्या राजीव जी? अरे राजीव जी शेयर रख के करोगे क्या, कंपनी बंद हो गई भाई, पैसा डूब गया। पिताजी ने बोला क्या करो अब शेयर का? तो सत्यम ने बोला शेयर सरेंडर कर दो अब, क्योंकि रखोगे तो वो भी डिसॉल्व हो जाने अब तो, क्योंकि जब कंपनी बंद हो गई तो शेयर तो ऑटोमेटिकली डीमैट से डिसॉल्व हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है वो रख लो भाई, जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है। पिताजी बहुत दुखी। पिताजी ने बोला भाई यार मुझे बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी लगाई थी, तुम तो लुटवा दिया तुमने। तो पता लगा पिताजी का जो शेयर था वो सत्यम में फॉर एग्जांपल 10% था। कितना था? पिताजी कह रहे हैं भाई इतना बड़ा हिस्सा लगा रखा है, तुमने लुटवा दिया। सत्यम ने बोला भैया एक काम करते हैं, कंपनी तो बंद हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद कुछ एसेट मिली हैं
वो असेट आपको दे देते हैं और असेट के साथ साथ कुछ पैसा आपको दे देते हैं कैश। तो पता लगा सत्यम की जो असेट रियलाइज हुई है ना, उनमें से कुछ पैसा जो पिताजी को दिया गया, तो पिताजी का 10% हिस्सा बैठ रहा था 6 करोड़। कितना? क्योंकि सत्यम की असेट जो रियलाइज हुई वो रियलाइज हुई 60 करोड़ की। कितने करोड़ की? 60 करोड़। पिताजी ने कहा बस हजारों करोड़ की एसेट में से इतनी रियलाइज हुई है? हाँ भैया इतनी रियलाइज हुई है। बहुत दुख भरी कहानी चल रही है ना। तो पिताजी ने कहा कितने रुपए मिलेंगे? पिताजी को कहा आपको मिलेंगे राजीव जी 6 करोड़ रुपए आपके। क्योंकि आपका कितना शेयर है? 10। तो 60 करोड़ का 10% कितना हुआ? 6 करोड़। अब सत्यम ने एक खबर और दी ताई को। सत्यम ने बोला कि ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के पास रिजर्व नहीं होंगे, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट कमाए हैं उसमें जितना भी प्रॉफिट इकट्ठा है वो टोटल इतना है। तो सत्यम ने बताया हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बच रहा है सर 20 करोड़ का। कितना? पूरी दादा। ताई ने कहा अरे सत्यम कही तो क्या हो गया ताई, 20 करोड़ का तो प्रॉफिट था पुराना, वो रिजर्व में था और 60 करोड़ की एसेट भी की है, तो 20 करोड़ 60 करोड़ जो भी है किसमें बांट देंगे? शेयर होल्डर में बांट देंगे। भाई शेयर होल्डर का नुकसान है भाई, क्या करें। अब जो मार्केट में शेयर चल रहा था 1000 रुपए का, वो चल रहा है 50-60 रुपए का, है ना। और कंपनी जब बंद होगी तो जीरो हो जाएगा वो। बहुत दुख की बात हुई। तो 60 करोड़ रुपए जब पिताजी को मिले, 60 करोड़ रुपए जब, तो एक ताई ने पिताजी को एक खबर और दी कि ये आपके 60 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट करेंगे हम। कहां पर? कैपिटल गेन में, है ना। पर ये जो बुरी खबर थी, पर ये बुरी नहीं बनी, पता क्योंकि लॉस ही आना है कि नहीं बात? क्या आना है? लॉस आना। कैपिटल गेन लगाओगे तो लॉस आएगा, लॉस आएगा तो किसी और से एडजस्ट करने का मौका मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो टैक्सेबल होगा। लेकिन सत्यम ने जो एसेट दी और राजीव जी ने उनको क्या दे दिया बदले में? अपने शेयर सरेंडर कर दिए, एक्सचेंज हो गया। तो सत्यम के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, मरने वाले से कोई भी टैक्स नहीं लिया था। शेयर लिए, एसेट दे दी, ये ट्रांजैक्शन नॉट टैक्सेबल फॉर सत्यम लिमिटेड बट इट इज टैक्सेबल फॉर, हाँ उनके लिए टैक्सेबल हो। क्या पता मार्केट में वैल्यू ज्यादा चल रही हो, लेकिन लिक्विडेशन में कभी ऐसा नहीं होता। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि मार्केट में क्या हो चुका है, शेयर बिल्कुल खत्म हो चुका, तो 100% लॉस आता है। कभी भी आज तक कंपनी ऐसी जन्मी नहीं कि लिक्विडेशन में पैसे बांटे और मार्केट वैल्यू से ज्यादा निकल जाए। मार्केट वैल्यू में तो धराशायी होगी ना कंपनी, है कि नहीं बात? राइट। अब पिताजी के लिए क्या फैसला हुआ? तो पिताजी के लिए ताई ने 2 रास्ते बनाए। पिताजी को बोला कि राजीव जी एक बात सुनना, बहुत ही खतरनाक गंभीर, गौतम गंभीर से भी गंभीर बात बोलने जा रही हूं मैं। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है, ये भी तो आपको इसमें भी तो आपका 10% का हिस्सा है और असेट में भी 10% हिस्सा है। यानी कंपनी की जो भी असेट्स होंगी उसमें आपका 10% का हिस्सा होगा, जो भी असेट्स होंगी, तो प्रॉफिट में भी 10% का हिस्सा है। तो मैंने ये मान लिया कि 60 करोड़ की जो एसेट बिकी है उसमें से जो 6 करोड़ आपको मिले हैं ना, वो 6 करोड़ एसेट के नहीं मिले, वो 10% एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के भी तो मिले हैं। तो पिताजी बोले ताई ऐसे मत बताओ, लिख के बताओ। क्या कह रही हो? लिख के बताओ। तो ऐसे कैसे बता रही हो तुम? ये मुझे समझ में नहीं आ रही ऐसी बात। अरे ताई ने बोला राजीव जब सुनो तो गुस्सा मत करो आप, एक तो वैसे ही लॉस हो रहा है, ऊपर से गुस्सा करोगे तो है ना समझ और भी समझ में नहीं आएगा। आपको कंपनी ने 6 करोड़ रुपए दिए। पिताजी ने कहा कहां से दिए? पिताजी ने बोला जो एसेट बेच के मुझे दे दिए। तो ताई ने बोला एसेट बेच के नहीं दिए, कुछ तो इसमें से दिया है और कुछ एसेट में से दिया है। एसेट में से दी, सारा एसेट में से नहीं जाता। जितनी भी कंपनी के पास पैसा होता है, चाहे एसेट बेच के है चाहे प्रॉफिट बेच के है, तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना है? 80 करोड़ है। 20 का प्रॉफिट और 20 के एसेट बेच कर, तो टोटल कैश कितना है कंपनी के पास? 80। 80 में से आपको कितने दे रहे हैं? वो 6 करोड़ दे रहे हैं। 80 में से कितना दे रहे हैं सर वो आपको?
6 करोड़। 6 करोड़ का कहने का मतलब क्या है कि जो 6 करोड़ आपको मिले हैं ना 10%, है ना, 6 करोड़ जो आपको मिले हैं वो किसमें से मिले हैं सर? इसमें 20 करोड़ में से भी 10% का हिस्सा मिला है। तो 6 करोड़ जो आपको मिले हैं उसमें से 20% तो इसके मानो, किसके? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कितना हिस्सा हो गया? 2 करोड़। और जो बैलेंस है वो आपके असेट में से मानेंगे, कितना सर? 4 करोड़। तो जो आपको 10% 6 करोड़ का हिस्सा मिल रहा है, कभी भी ये मत सोचना कि जो सारा का सारा इसमें से है। आपको ये मानना पड़ेगा कि 6 करोड़ में से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को अलग करके बाकी आपको असेट में से मिला है। 6 करोड़ में से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अलग करके बाकी आपको जो भी मिल रहा है, अब यहां 6 करोड़ कर लो, चाहे यहां पे 8 करोड़ कर लो, है ना, राइट। तो 2 करोड़ इसमें से और बाकी बैलेंस इसमें से। सिंपल। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया होगा। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 20 लाख का, 20 करोड़ का, और एसएससी का शेयर है 10%। क्या मान लोगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से जो भी एसएससी का शेयर है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से उसको दिया गया है। तो जितना भी उनका शेयर होगा उसमें से पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कर लेना, बाकी क्या कर देना। अब जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है वो कहां जाएगा? वो ताई ने बोला कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। तो प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा दिया जाता है शेयर होल्डर को, उसे क्या बोलते हैं नालायक को? डिविडेंड बोलते हैं। ताई ने बोला डिविडेंड कहां जाता है? कैपिटल गेन में जाता है। कहां जाता है? कंटा कहां जाता है? नहीं, अरे कैपिटल गेन में तो असेट जो बेची जाती है वो जाता है। असेट थोड़ी बिकी है, मैंने कंपनी के शेयर ले रखे हैं, मुझे डिविडेंड दे रही कंपनी, वो कहां जाएगा? अदर सोर्स। कहां जाएगा? कहां जाएगा मन्नी? अदर सोर्स में। तो 2 करोड़ तो चले गए अदर सोर्स में, क्योंकि डिविडेंड हमेशा अदर सोर्स में आता है। और 4 करोड़ कहां जाएंगे? तो 4 करोड़ को ताई कह रही है कि ये मैं क्या मानूंगी? असेट बेच कर। और 2 करोड़ को क्या मानूंगी? डिविडेंड। अब ताई ने, हमने ताई को बोला ताई डिविडेंड तो वो होता है कि मेरी जेब में शेयर है और शेयर मेरी जेब में होने के बदले मुझे क्या मिल रहे हैं? मुझे कंपनी डिविडेंड दे रही है। पर यहां तो शेयर है ही नहीं, यहां तो शेयर वापस देने और सरेंडर के चक्कर में कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो शेयर सरेंडर के बदले प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है। और बल्कि एक्चुअल डिविडेंड क्या होता है? शेयर मेरे पास होते तो पैसा मिलता है, यहां शेयर है नहीं तब भी प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिल रहा है। विदाउट शेयर प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। और डिविडेंड क्या होता है? शेयर है इसलिए प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। तो विदाउट शेयर प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है, विदाउट शेयर प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है, तो ताई ने इस प्यार को नाम दिया कि ये डिविडेंड नहीं है, जबरदस्ती से डिविडेंड मान रही हूं, डीम्ड डिविडेंड। और ताई ने इसका सेक्शन बनाया, सेक्शन 222C। और ताई ने इसको 222C बना दिया, इसको लपेटा कहां पर? सेक्शन 46 में। तो ताई ने बोला 4 करोड़ 46 में टैक्सेबल होंगे और 2 करोड़ डीम डिविडेंड मान के अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगे। यानी एक तीर से 2 शिकार, एक तीर से 2 शिकार कर दिया ताई ने, है ना। पढ़ के देख ले क्या लिखा है, फिर क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें। अब पढ़ो बहुत ध्यान से। तो कहां चला गया डेटा? अधो क्या लिखा है? कंपनी के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, मरने वाले से टैक्स नहीं लेते भाई। शैल नॉट बी ट्रांसफर इन केस ऑफ कंपनी, यानी कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। इन केस ऑफ पिताजी, पिताजी के लिए क्या होगा? पा 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 पा, क्या होगा आपके साथ? क्या लिखा है? जो किसमें मिल रहा है? कैश में, या जो जिसमें मिल रहा है काइंड में, उसमें से खतरनाक चीज घटा देना।
अगर काइंड में मिल रहा है तो उसकी मार्केट वैल्यू में से खतरनाक चीज घटा देना, डीम डिविडेंड। और डीम डिविडेंड क्या होता है? डीम डिविडेंड क्या होता है? डीम डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी बंद होते टाइम पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना। तो जो भी हिस्सा क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा साफ साफ कि इतना हिस्सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से लिया गया है, तो उसे कहां ले जाना? अदर सोर्स में ले जाना। और जो बैलेंस बचेगा वो कहां ले जाना? तो 123 इसी को समझाता है। तो देखो यहीं करा देता हूं 123, पढ़ना जरा डूबती नैया। शेयर एसेट हो गई। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या मान सकते हैं? क्वेश्चन साइलेंट तो एग्जाम में अनलिस्टेड मान लेना ना, आसानी से निकल जाते हैं। क्या अज्यूम कर रहे हैं? अनलिस्टेड तो बिल्कुल कैसे निकलता है, लिखवाया था। शेयर वाला डायग्राम याद करो। अनलिस्टेड इज लाइक अ ज्वेलरी, ज्वेलरी की तरह सॉल्व कर देना है। लिस्टेड में होता है कि अगर लिस्टेड है, हाँ स्टॉक एक्सचेंज में है और एसटीटी पेड है तो 2018 वाला फॉर्मूला, और कॉस्ट में 2001 वाला फॉर्मूला अगर 2001 से पहले की है। और लिस्टेड में अगर स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है तो फिर क्या होगा? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 ज्वेलरी की तरह सॉल्व कर दो और 20% का टैक्स। ऑप्शन 2 विदाउट इंडेक्सेशन 10% का टैक्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए? अज्यूमिंग अनलिस्टेड। ठीक है, अब बताओ भाई क्या होगा? सेल कंसिडरेशन कितना? अरे तो मुन्नी समझ नहीं रही। कितने मिले हैं? कंपनी ने वैल्यू किया 60 लाख इंक्लूडिंग 20 लाख एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तुम्हारा हिस्सा कितना था? 10,000 शेयर 1 लाख शेयर के अंदर। तो 1 लाख कंपनी के शेयर है जिसमें झुनझुनवाला के 10,000 शेयर, तो कितने परसेंट हो गए? 10% शेयर रखते हैं झुनझुनवाला, तो उनका हर जगह हिस्सा कितना होगा? 10%, है ना। इसमें कह रहे हैं 60 लाख में इंक्लूडिंग 20 लाख प्रॉफिट है। 60 लाख में, तो अगर टोटल पैसे में, अगर टोटल 60 लाख जो मुझे मिले हैं उसका 10% मुझे मिलेगा, क्योंकि टोटल कंपनी ने एसेट रियलाइज किए इतना। तो 60 लाख में से मेरा टोटल पैसा कितना हुआ? 6 लाख, जिसके अंदर 20 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मुझे कहां ले जाना है? अदर सोर्स में लेके जाना है। तो 20 लाख का 10%, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे? 2 लाख। तो 6 लाख मुझे टोटल मिले भाई। 60 का 10% कितना हुआ? टोटल वैल्यू 60 लाख, तो मेरे को कितने मिलेंगे? 6 लाख 10% के हिसाब से। और इन 6 लाख में से 10% यानी कि 20 लाख क्या है? 2 लाख क्या है? इसमें इंक्लूड है, इस 6 लाख में इंक्लूड है। तो 6 लाख में इंक्लूड है तो 6 में से 2 लाख माइनस करूंगा, मेरे कैपिटल गेन में कितना पैसा आएगा? 4 लाख। अब अनलिस्टेड शेयर है, ज्वेलरी की तरह सॉल्व कर दो। इकोआ कितने खरीदे थे? 10 रुपए का ईच, यानी कि 1 लाख के शेयर इंटू फरवरी 16 का देखना जरा इंडेक्स। फरवरी 16 मतलब 15-16, 254 कितना आ गया? $137। ठीक है, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 4 लाख माइनस 2
$9,992 है ना। बस कहानी यही खत्म हो जाएगी हैं। अदर सोर्स नहीं लिखेंगे। अदर सोर्स डीम्ड डिविडेंड 222C कितने रुपए, जो यहां माइनस किए थे वो अदर सोर्स में आ जाएंगे ना। मेरी GTI आ गई 462992। समझ गया बंदा। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें एक्यूमुलेट, जिस वैल्यू में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड है, तो जो मुझे 60 लाख का 10% मिलेगा, इस 10% में मुझे 6 लाख मिले, जिसमें इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड है, प्रॉफिट का हिस्सा। और प्रॉफिट का हिस्सा जो भी मुझे मिलता है वो अदर सोर्स में जाता है, इसलिए मुझे इस डीम डिविडेंड को अदर सोर्स में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब ये बताओ, अगर लिक्विडेशन पे पिताजी को असेट मिली है ना, फॉर एग्जाम्पल ऑन लिक्विडेशन मिस्टर ए रिसीव्ड असेट, यानी ज्वेलरी है ना, मान लो ज्वेलरी मिली, कंपनी ने बोला लिक्विडेशन के टाइम पे भैया हम ज्वेलरी दे देते तुम्हें, यही पड़ी कंपनी के पास, जिसकी वर्थ थी 1.5 लाख रुपए, और कंपनी इसमें बता रही है इसमें इंक्लूडिंग, इसी ज्वेलरी में इंक्लूडिंग है 1 लाख रुपए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, मान लो ये खतरनाक काम हुआ इन जुलाई। अब ए को जो असेट मिली उसने कहा चलो बेच देता हूं। ए सोल्ड दिस असेट या ज्वेलरी इन सितंबर, उसी ईयर सितंबर एट रुपीज, चलो 15 लाख कर लेते, कितना 15 लाख एट रुपीज 20 लाख। अब बताओ अब कैसे आंसर निकालूं। बोलो, सॉल्व करो। पहले ये केस लगाओ, ये केस, यानी एक तीर से दो शिकार, 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन किसका हुआ, सेक्शन 46 जो ऊपर कराया है अभी, एंड 222C, और एक क्वेश्चन किसका हो गया जब ज्वेलरी बेची है ना। एक क्वेश्चन तो हुआ शेयर सरेंडर करने का, और एक क्वेश्चन हुआ ज्वेलरी सेल करने का। तो 2 क्वेश्चन बन गए भाई, एक ही तीर से 2 शिकार। बताओ भाई, शेयर लिक्विडेशन वाला तो करो, ये लिक्विडेशन वाली बात और ये ज्वेलरी की बात, यानी ये काम हुआ है जुलाई में और ये बेचे मैंने उसी साल सितंबर में।
यानी क्वेश्चन एक है, सवाल दो है। जो मुझे मिले शेयर सरेंडर कर दिया मैंने लिक्विडेशन पे, कंपनी ने मुझे ज्वेलरी दे दी उठा के, जिसमें कंपनी ने लिख के दे दिया कि भाई 1 लाख रुपए एक्यूमुलेट प्रॉफिट है। फिर मेरे घर में ज्वेलरी पड़ी, मैंने कहा करूं क्या, बेचो भाई, मैंने बेच दी 2 महीने बाद। अब क्या होगा ये तो बता सकते हो? इसमें क्या लोचा है बताओ? सेल कंसिडरेशन कितना लूंगा? कितना? 14 लाख। कैसे? 15 लाख मुझे मिले माइनस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डीम्ड डिविडेंड कितना? 1 लाख। तो मेरा कैपिटल गेन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? क्या माइनस कर दो? कोआ। मान लो शॉर्ट टर्म है ना, यानी ए ने शॉर्ट टर्म में बेचे हैं। कितने के थे? चलो लिखवा देता हूं, है ना। मान लो इनकी कोआ थी 10 लाख रुपए, है ना। तो कितनी कोआ हो गई सर? ए के लिए क्या आ गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना? क्या क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या लिखूं? डीम डिविडेंड 1 लाख टू जीटीआई कितनी आ गई? 5 लाख। ये तो मैंने वही करा जो भी कराया क्वेश्चन, कि डीम डिविडेंड को हटाकर अदर सोर्स में लिख देना और कैपिटल गेन में विदाउट डीम डिविडेंड अमाउंट आएगा। अब यही ज्वेलरी भी तो मैंने इसी साल अपने ईयर में बेची है। अब ये जो ज्वेलरी मुझे मिली थी लिक्विडेशन के टाइम पर, ये ज्वेलरी मुझे मिली, अब मैंने इसको सेल कर दिया, सटका हो गई। मुझे मिली कब? जुलाई में। बेचा कब? सितंबर। सटका हो गई। सेल प्राइस मैंने बेचा इसे 20 लाख का। मुद्दा यह है क्योंकि सटका है, शॉर्ट टर्म है, तो इकोआ तो करूंगा नहीं। कोआ कितनी लूंगा? कोआ। अब कोआ में 2 मुद्दे आ रहे हैं। एक, मुझे ज्वेलरी कितने की मिली? 14 लाख की, है ना। लेकिन वो ज्वेलरी है कितने की? 15 लाख की। पर कैपिटल गेन में कितनी ली थी मैंने? 14 लाख की। अब झगड़ा ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लूं या 14 लूं। उसे घटाने के बाद मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ज्वेलरी जब मैं ज्वेलरी को बेचूंगा, 14 या 15? राशिद भाई कह रहे हैं 15 लाख लेंगे मैं तो। बाकी बालक? ऑफलाइन वाले बालक कह रहे हैं 14 लाख लेंगे सर, 14। और बालक कोई गलत जवाब देना चाहता हो? और बिल्कुल लॉजिकल बात है। बाकी अरे यश भैया, दीदी लोग, तुम मुझे बताओ, आशिका दीदी 15, तुम मुझे बताओ कि जब लिक्विडेशन कंपनी का हुआ तो कंपनी ने जो मुझे सामान दिया वो कितने का था? 15 लाख का। क्या 15 के 15 पर ताई ने टैक्स लगाया? नहीं लगाया। 14 लाख पे टैक्स वसूला अदर सोर्स में, ओ कैपिटल गेन में सेल्स मानकर। 1 लाख पे टैक्स वसूला अदर सोर्स की इनकम मानकर। यानी कि ताई ने इस 14 लाख पर भी क्या किया है? टैक्स वसूला है। और ताई ने इस 1 लाख पर भी क्या किया है? टैक्स वसूला है। यानी ताई ने जितने पैसे मुझे मिले उस पर टैक्सेबिलिटी निकाल दी, नहीं निकाल दी? है कि नहीं बात? तो 14 लाख पे भी टैक्सेबिलिटी निकाल दी और 1 लाख पे भी, तो मेरा बेनिफिट क्या हो? कुछ भी नहीं।
तो तुमने जब मेरे 14 लाख और 1 लाख दोनों 15 लाख रुपए टैक्सेबल कर दिए, तो मेरी जेब से कितने रुपए टैक्स चला गया? 15। तो मैं अपनी कोआ 15 ही तो मानूंगा। द अमाउंट यू हैव टैक्स्ड, उसका मजा मैं लूंगा ही लूंगा अगली बार। और वैसे भी इसके कॉन्सेप्ट के अलावा सोचो, ज्वेलरी थी कितने की? तो मेरी जेब में कितने की आई? 15 लाख की। अब 15 लाख को तुम पूरे कैपिटल गेन में टैक्स कर दो, 15 लाख को तुम पूरे अदर सोर्स में टैक्स कर दो। और मैं तो कह रहा हूं 15 लाख को तुम तोड़ के पीजीपी, कैपिटल गेन, सब जगह टैक्स कर दो। मुझे इससे क्या मतलब? मुझे जो सामान मिला वो कितने का है? 15 का, तो मैं 15 ही करूंगा हर जगह। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गलती से भी 14 मत लेना। कितना लेंगे सर? 15 लाख, क्योंकि मेरे 15 लाख आपने टैक्सेबल करे हैं, मुझे फायदा थोड़ी दिया है, तो वही मेरी कॉस्ट बनेगी क्योंकि सब पे मैंने टैक्स दिया है। तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? तो बच्चे बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। बच्चे को लगता है कैपिटल गेन में 14 है तो 14 ही लूंगा। नहीं, कॉन्सेप्ट कैपिटल गेन का नहीं है, कॉन्सेप्ट है मेरी जेब में कितने का है, मेरी खरीद कितने की पड़ी। भैया मैंने शेयर सरेंडर करके मुझे कितने का कॉस्ट पड़ी? 15 लाख की, तो मैं 15 लाख घटाऊंगा, है ना। अब ताई 15 लाख को 10-10 जगह टैक्सेबल कर दे। वो कहते हैं 15 में से कुछ पीजीपी में लेके जाऊंगी, कुछ कैपिटल गेन में लेके जाऊंगी, कुछ सैलरी में भी लेके जाऊंगी, कुछ अदर सोर्स में। मुझे इससे क्या मतलब? तुम कहां टैक्स कर रही हो? मेरे को 15 की मिली ना, तो मेरी कीमत 15 है, बात खत्म। ठीक है भैया। तो ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल सही बात, 15 लाख सर, तो ये खत्म होगा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट। यानी कि लिक्विडेशन पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन जब शेयर सरेंडर करके मुझे एसेट मिली और उसी एसेट को मैं बेच रहा हूं, तो 2 क्वेश्चन बन गए, नहीं बन गए? एक शेयर सरेंडर क्वेश्चन बना, एक ज्वेलरी का क्वेश्चन बना। एक तीर से 2 शिकार, है ना। अगली बात करते हैं सर, मजेदार बात। अब भैया सुनेंगे ध्यान से। एक दिन भाई क्या हुआ, बड़ा खतरनाक काम हो गया। पता क्या हुआ? विवाह हो गया मेरा, बहुत ही खतरनाक काम। और उसमें भी एक और खतरनाक काम कि विवाह मेरा हुआ तो पिताजी ने कैटरिंग सर्विस पर प्लेट वाली नहीं ली, हम अपना हलवाई बुलाएंगे और हम खाना बनवाएंगे। पिताजी बना बनाए, पिताजी ने कहा मजा नहीं आता यार पर प्लेट सिस्टम में, है ना। पर प्लेट में तो वही बनाता है। हमने वेन्यू ले लिया और खाना हमने कहा हम अपना हलवाई लाएंगे। तो हलवाई क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? अरे हलवाई क्या करेगा मुन्नी? खाना बनाएगा। तो खाना बनाने के लिए उसे क्या चाहिएगा? नहीं एडवांस नहीं, सब्जी चाहिएगी खाना बनाने। उनने कहा भैया सब्जी लिया ना। पिताजी ने बोला सब्जी भी हम लाएंगे A1 क्लास की, यानी कि सड़ी गली सब्जी ले आए, हम खुद लाएंगे भाई, मेहमान है हमारे, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। पता लगा सड़े टमाटर ले आया। तो हलवाई कह रहा है साहब आप खुद लियो, फिर बढ़िया बढ़िया चीज़। अब पिताजी ने बोला कौन जाएगा सब्जी लेने? कौन जाएगा? तो पिताजी ने बोला तू जाएगा लेने। मैंने कहा पिताजी मेरी शादी मुझसे काम कराओगे? पिताजी ने कहा तू ही जाएगा, बढ़िया सब्जी लाई हो। अब मैं अपने दोस्तों को लेकर चल दिया। मैंने कहा चलो दोस्त लोगों को ले जाता हूँ, उठाने में बोरी बोरी उठाने में काम आएंगे भाई। सुबह सुबह हम सब्जी मंडी पहुंच गए। तो सब्जी मंडी में सुबह सुबह जैसे ही घुसे तो ताजी ताजी सब्जी बेच रहे थे। भैया ताजी सब्जी ले लो, बिल्कुल अभी आई है, बिल्कुल डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, डायरेक्ट फ्रॉम द खेती, जल्दी ले लो ले लो। अब सब्जी वाले बहुत होशियार होते हैं भाई। दुकानदार भाग जाता है ग्राहक को देखते ही, तो वो देख के भाग जाता दुकानदार कि भाई ये जो सब्जी लेने आया है ना, ये 2-4-5 किलो नहीं लेगा। ये क्या लेगा भाई? ये भाई कम से कम 50-60 किलो की सब्जी लेगा। भैया 500 लोगों को खाना बनवाए तो लेनी पड़ेगी इतनी सब्जी। आलू ये 5 किलो नहीं लेगा, आलू ही लेगा ये 20 किलो, क्योंकि आलू टिक्की में भी लगेंगे, आलू गोभी भी लगेंगे, आलू भैया डोसे में भी, है ना। वही वो समझ गया, क्योंकि उसने मेरे हाथ में क्या देख लिया? पर्चा। वो दूर से दिख जाता है हलवाई का पर्चा, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। अब उसने मुझे बुला लिया। देख रहे हो भाई, अपनी शादी की कहानी कौन सुनाता तुम्हें? कोई टीचर नहीं सुनाएगा, ना अली भाई, ना प्रकाश भाई, ना पराग भाई, लेकिन मुझे सुनानी पड़ रही। और एक भाई वो सब्जी वाला दुकानदार, मंडी का दुकानदार। अब उसने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई सब्जी लेने जा रहा हूँ, 20 किलो आलू चाहिए, है ना। तो कहने लगा भैया
और बताओ और क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं हम अलग अलग जगह से पूछ लेंगे। उन्होंने कहा अरे भैया सब जगह जाओगे रेट बराबर मिलेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर मेरे से कम रेट मिल जाए तो पूरी दुकान पूरी मंडी में, है ना, तो वहीं के वहीं मैं पैसा वापस कर दूंगा और सब्जियां रख लूंगा यहीं तो। मैंने कहा सोच लो भाई। उन्होंने कहा भैया सोच लिया, आपके इतने सारे दोस्त लोग हैं, जाओ भैया आप आगे पता करिए आओ। क्योंकि मंडी वाले को मंडी के रेट पता होते हैं। मान लो मंडी में रेट मिल रहा है आलू, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए किलो, तो उसने मुझे ऑफर किया 8 रुपए किलो। कितने का? अब दोस्त लोग गए भैया आलू कितने का भाव है, 10 रुपए किलो। आलू कितने का भाव? 10। मंडी के रेट उसे पता है, कह रहा देख लो कोई 9 भी नहीं देगा सर, मैं तो फिर भी 2 रुपए कम कर रहा हूँ। फिर ऐसे मैंने बोला भाई आलू के साथ साथ पूछ के आइए या प्याज का भाव चल रही है, तो पता लगा पूरी मंडी में प्याज मिल रही है मान लो 50 रुपए किलो फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने कहा मैं आपको दे दूंगा क्या कहते हैं 45 रुपए किलो, 5 रुपए कम। मैंने कहा यार तुम मुझे सस्ती क्यों दे रहे हो। उनने एक शर्त रखी, कह रहा सर सारी सब्जी मार्केट के रेट से कम के लूंगा, शर्त यह कि सारी की सब्जियां मेरी दुकान से लेनी है। वो बड़े मंडी वाला था, मतलब सारी सब्जियां रहती थी उसके पास, बड़ी सी। कह रहा सर गोडाउन है अपने पास पूरा, मतलब छोटे मोटे व्यापारी मत समझना, हम भले ही मंडी में काम कर रहे हैं पर छोटा मोटा काम नहीं है सर। मतलब आलू आपको 50 चाहिए, 500 किलो गोडाउन में रखता हूं मैं, आपको ही तो 50 किलो चाहिए। प्याज आपको चाहिए 25 किलो, है ना, 250 किलो गोडाउन में पड़ी है सर। तो उसने बताया कि भाई छोटे मोटे व्यापारी नहीं है सर। अब उसने, मैंने कहा भाई ठीक है भाई तोलना शुरू कर दे, बाकी जो तू रेट बताता जाएगा लिखता जाइयो, दोस्त लोग आगे पीछे घूमते जाएंगे। अब भाई तू सस्ती दे रहा है तो दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसने एक ऑफर दिया मुझे, उसने कहा साहब सुबह सुबह का टाइम है, बोनी का टाइम, बोनी का टाइम समझते हो ना, बोनी का टाइम है बिल्कुल भाई, पहले ग्राहक तुम ही हो, सुबह सुबह 6, 5:30, 6 बजे तुम ही आए हो। जितनी सब्जी आपके उसमें है, 50 किलो आलू, 25 किलो टमाटर, 25 किलो प्याज, 30 किलो भिंडी विंडी, जो भी तुम्हारे उसमें है ना, सारा माल 20,000 रुपए में, सारा। एक एक रेट जानने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी तुम्हें शक हो रहा हो, है ना, तो ये सारे माल का एक साथ टोटल बगल वाले है ना व्यापारी से करवा लो हिसाब। तो उससे कहना भाई देख इतने रुपए, 50 किलो आलू, 25 किलो भिंडी, 20 किलो टमाटर, 30 किलो प्याज, बता तोल के कितने की देगा। सर अगर 20,000 से 1 रुपया भी कम हो जाए ना, 1 रुपया भी कम हो जाए तो ब्याज समेत दूंगा। तुम्हारा जो समय खराब कर रहा हूं ना मैं तोलने में करने में, उसके पैसे 1,000-2,000 एक्स्ट्रा ले जाना, मुझसे उल्टा 25,000 ले जाना। अभी तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा, तो हमने दोस्तों ने बोला भाई सही कह रहा है, इतनी सारी चीजें करेगा ना। अबे देखना तू आलू देख, 50 किलो आलू चाहिए, 50 × 10 कितने करे हो, 500। 50 × 10 रुपए का भाव है ना 1 किलो का, 500 रुपए के तो क्या हो गए, आलू हो गए। शिमला मिर्च, नींबू देख महंगे हो रहे हैं, ये हो रहा, प्याज देख, ये वो है ना, ना मंडी में मिलेगा, उसने ऑफर दिया। अब मैंने ऑफर डन कर दिया, मैंने कहा ठीक है भाई डन। पर याद रखियो अगर कहीं और पूछ लिया ना तो 20 के 25 लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है सर ठीक है, मैं खुद मना करूँ, सुबह सुबह टाइम है, नुकसान थोड़ी करूंगा, डन। सारी सब्जी उसने क्या करी, देख दी। तो अगर दुकानदार की नजरों से देखो तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 20,000 ऑफ ऑल सब्जी। कितनी, सारी सब्जी। बोलो भैया। फिर घर पहुंचा, मेरे घर में एक बहुत ही खतरनाक प्राणी है, पता कौन, मेरी बुआ। जाते बुआ ने मजे लिए, क्योंकि बुआ का सबके अपने शौक होते हैं ना, मेरी बुआ का एक अतरंगी शौक है, पता है क्या, सब्जी मंडी घूमने का। मतलब जैसे वो रहती है मुरादाबाद से आगे चंदौसी की जगह, वहां रहती है। तो मान लो है तो 4 घंटे का रास्ता, मान लो कभी किसी फंक्शन हो कुछ हुआ घर पे आई, तो उन्हें बोलो ना बुआ शाम को कहाँ चलोगी, तो ये नहीं बोलेगी मॉल चलूंगी, कहीं पिक्चर चलूंगी, ना बोलेगी सब्जी मंडी ले चल। मैंने कहा बुआ तुम्हारी मामा कीड़ा ही है, मतलब अजीब ही कीड़ा है, मतलब कोई घर में आ रहा है तो मैंने कहा बुआ मॉल चलने, कुछ खाओगी, पिज़्ज़ा डोसा गोलगप्पे टिक्की खाओगे, कहेंगी तो खा लूंगी, लेकिन कहाँ खाऊंगी, मंडी से आके, मंडी जरूर जाना है। मैंने कहा बुआ
मुरादाबाद लेके जाओगे क्या सब्जी यहाँ से? मुरादाबाद में मंडी ना, तो मंडी ले चलो, बस मैं यहीं की सब्जी लाऊंगी। अब उनके शौक के लिए मंडी, अब मैं उन्हें उस दिन मंडी नहीं लेगा तो वो बहुत गुस्सा थी। मैंने कहा बुआ इतने सारे दोस्त हैं मेरे, है ना, 6-7 दोस्त हैं, फिर तुम बोर हो जाओगे हमारे साथ, मुझे जान दो ना मंडी। तो बुआ को बहुत गुस्सा आ रहा था। बुआ ने जाते पहला सवाल दागा, टमाटर क्या भाव लाया? टमाटर क्या भाव लाया है? मैंने कहा बुआ टमाटर भाव लाया मतलब 20,000 की सब्जी लिया है। भाभी मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ, ये जिंदगी में कुछ काम ढंग से नहीं कर सकता। अरे 20,000 की सब्जी ला रहा, बताना टमाटर कितने रुपए लाया है? मम्मी कह रही बताता क्यों ना है टमाटर कितने रुपए लाया है, पर्चा ना बनवाया? मैंने कहा मम्मी पर्चा बनवा लिया, क्या चक्कर है? बुआ ने टमाटर बोलियो। नींबू क्या भाव लाया? शिमला मिर्च, प्याज। अब बुआ कह रहे तुझे किसी सब्जी का हिसाब पता है कि नहीं पता? मेरे सारे दोस्त भग लिए, ये सबको बता था बुआ पीटेगी भाई। सारे दोस्त भग लिए, मैं भी भगने को तैयार। मैंने कहा बुआ सब सब्जी नहीं किया, मैंने एक साथ बेच दी, एक साथ खरीद ली सारी। तो बुआ गुस्सा के बुआ ने कहा ये 15-16 हज़ार की सब्जी 20 में लाया, तो तेरे जैसा निकम्मा बालक कोई है ही नहीं, है कि नहीं बात? बस कभी कह रही थी भाभी जी मैं कि मुझे भेज दो इसके साथ, शॉर्टकट के चक्कर में रहे हैं बालक, शॉर्टकट के चक्कर में। अरे अभी गया 6 बजे, 7 बजे घर पे आ गया, इसमें आना जाना इंक्लूड। अब सब्जी मंडी में तूने खरीदा क्या फिर तूने? मैंने कहा बुआ एक ही बोल रहा था कि भैया 20 में सारी सब्जी ले जाओ मेरी दुकान से, मैं 20 में ले आया। अबे तो तेरे को टमाटर उसने लूट लिए, टमाटर क्या भाव चलने हैं तुझे पता है? टमाटर भाव चलने 20 रुपए किलो, उनने तुझे 22 रुपए किलो, 25 रुपए किलो लगा, तुझे पता है 20,000 रुपए की सब्जी कितनी होती है? मैं भग लिया। मैंने कहा बुआ गलती होगी, तुम्हें ना लेके गलती होगी भाई। सेम जहां मैं पिट रहा हूं घर में, सेम दुकानदार पिट रहा है। दुकानदार के पिताजी बोल रहे हैं टमाटर क्या भाव बेचे? ना पापा क्या कह रहे हो ना, टमाटर क्या भाव बेचे, प्याज क्या भाव बेची, आलू क्या भाव बेचे, नींबू, शिमला मिर्च, भिंडी क्या भाव बेचे? दुकानदार भी कह रहा है भाव भाव ना बेचे पापा, सारा माल बेच दिया एक साथ, बढ़िया ग्राहक मिल गया, सुबह सुबह 20,000 रुपए की बोनी। अब क्या 500 रुपए के टमाटर, 400 रुपए की भिंडी करता रहता, सब बेच दिया। पापा प्रॉफिट होगा जरूर। पापा ने वहीं कंटाप दिया, प्रॉफिट होगा, नुकसान हो सकता है। आलू बिक रहे हैं मंडी में, है ना, 15 रुपए किलो, तूने बेच मारे इसको 12 रुपए किलो, तो नुकसान कर रहा नहीं कर रहा? मंडी से भी कम रेट में बेच रहा है तू, जेब से दूंगा मैं पैसा, गोडाउन का रेंट अलग, ट्रक का अलग है। वो बेचारा वहां परेशान। अब दुकानदार कह रहा है प्रॉफिट बता कितना हुआ। प्रॉफिट निकालना मुश्किल, क्योंकि प्रॉफिट में एक एक सब्जी की तो वैल्यू है ही नहीं, लमसम बेच दिया। तो ताई के पास जब हम पहुंचे तो ताई ने बोला हर एक सब्जी क्या है, असेट, और तूने जो लमसम बेचा है, लमसम, इस लमसम को बोला जाता है स्लम सेल। क्या बोला जाता है? स्लम सेल का मतलब होता है एक साथ सारी असेट बेच देना, एक असेट का भाव जाने बिना। तो जब मैं घर पे पहुंचा ना, तो मैंने 50 बैग, 50 बोरे घर में रख दिए जाके। 5 किलो का नींबू, धनिया, 50 किलो का आलू का अलग बैग, ऐसे 50। मैंने कहा मम्मी 50 सब्जी लाया हूं उसके हिसाब से, मिर्ची से लेके धनिया से लेके 50 सब्जी। कितने बोरे रख दिए मैंने, और 50 बोरे की कीमत है 20,000। 50 बोरे कितने के? बस इसके अंदर की सब्जी का वो मत पूछना कि एक सब्जी कितने की है। अब सब्जी बन गई असेट, है ना। तो मैंने क्या किया, मान लो ये कमरा है, मैंने कहा इस कमरे में जितना भी सामान है ना 20,000 में ले जाओ। तो तुम्हें लग रहा एसी मिल रहा है 20 में, और ये लैपटॉप भी मिल रहा है, कुर्सियां भी मिल रही हैं। अरे तो मिल तो रही है ना, इतनी सारी हैं, है कि नहीं बात? पंखे भी उतार के ले जाऊंगी मैं, तो ट्यूबलाइट चली रही है, सारी ट्यूब उतार लूंगी मैं, है कि नहीं बात? तो तुम्हें लगा 20 में बढ़िया सौदा है, मुझे लग रहा है मेरे लिए 20 में बढ़िया सौदा, क्योंकि डेप्रिशिएबल भी तो है। मैंने कहा डेप्रिशिएबल एसेट है यार, चल ले जान दे 20 में। अब मुद्दा यह है कि जितनी भी एसेट मैंने बेच दी, इनकी एक एसेट की सेलिंग प्राइस नहीं पता। क्या नहीं पता? अब ताई कह रही है बताइए जरा, ये दुकानदार बता एसी कितने के बेचे? मैंने कहा ताई पताना, पंखे पताना, लैपटॉप पताना, प्रोजेक्टर पताना। अबे तो क्या कर रहा है? मैंने कहा ताई सब बेच दिए 20 में, एक की सेलिंग प्राइस मत पूछो।
जब किसी सिंगल एसेट की सेलिंग प्राइस ना पता हो लेकिन उसको एक साथ बेच के लमसम प्राइस पता हो, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्लम सेल। क्या बोलते हैं? स्लम सेल। अब जब ताई के पास ये समस्या पहुंची कि ताई स्लम सेल का सेलिंग प्राइस पता है लेकिन एक एक एसेट का कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस लमसम तो है, इसमें से माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना। तो इसमें निकालूं कैसे? कॉस्ट तो पता है, मान लो लैपटॉप कितने खरीदा है, कितने खरीदा, है ना, राइट। लेकिन अब ये नहीं पता कि 20,000 का रेशियो कैसे बांटूं। भाई लैपटॉप खरीदा था मैंने मान लो 50,000 का, पंखे खरीदे 1,000 के, एसी खरीदे मान लो 20,000 के, तो यहां तुम मैं कोवा तो निकाल दूं हर एसेट की, लेकिन उस एसेट में सेलिंग प्राइस कैसे बांटूं? 20 में से एसी कितने का मानूं? 10,000 का। 20 में से लैपटॉप कितने का मानूं? 6,000 का। पंखे कितने के मानूं? 3,000 के। कुर्सी कितने की मानूं? 2,000 की। ये नहीं पता ना सेलिंग प्राइस। मैंने कहा भाई सेलिंग प्राइस सबका पता नहीं, कॉस्ट तो सबकी पता है, क्योंकि मेरे पास क्या बिल पड़े हैं, सबकी कॉस्ट पता है लेकिन सबके सेलिंग प्राइस नहीं पता। तो अब साड़ी के फॉल से मैच नहीं हो रहा, मैचिंग कॉन्सेप्ट से मैच नहीं हो रहा। ताई ने कहा अगर सब चीजें एक साथ बेची हैं तो सब चीजों की कॉस्ट भी एक साथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट की क्या नहीं पता मुझे? सेल प्राइस। इंडिविजुअल एसेट की कॉस्ट पता है पर इंडिविजुअल एसेट की सेल प्राइस नहीं पता। तो ताई ने बोला पता क्या है फिर? मैंने कहा ताई इंडिविजुअल एसेट की सेल प्राइस नहीं है, पूरी टोटल सेल प्राइस है। तो ताई ने बोला कॉस्ट भी एक टोटल निकालेंगे। फिर मैंने कहा ताई कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट, तो ताई ने बोला, पहली बार ताई ने दीवार पार अकाउंट्स वाले भैया का सहारा लिया। ताई ने कोई बात नहीं, अपने ही भाई बंधु है, उनसे सहारा लेना पड़ेगा आज। ताई ने कहा दीवार पार अकाउंट्स वाले भैया से नेटवर्थ का फॉर्मूला निकाल लेना, नेटवर्थ का फॉर्मूला ही तुम्हारी कॉस्ट होगी। नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंट्स में क्या पढ़ा है? हाँ, टोटल असेट्स माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी, यही तो है। असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, जो नेटवर्थ होगी वही तुम्हारी कोवा होगी। बात समझ में आ गई? अब नेटवर्थ निकल के फॉर एग्जांपल 18,000, तो मेरा कैपिटल गेन कितना आ गया? 20,000 इज कैपिटल, 2,000 इज कैपिटल गेन। अब अगला सवाल पता क्या हुआ? सुनना ध्यान से, डेंजर क्वेश्चन। इस 20,000 को लटका मानूं या सटका? क्योंकि कैपिटल गेन में खाली कैपिटल गेन लिखने से कुछ नहीं होता, या तो वो लटका होगा या सटका होगा। लटका हुआ तो 20% का टैक्स, सटका हुआ तो, है ना, स्लैब रेट में चला जाएगा। अब लटका मानू सटका? ताई कह रही है अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तो बस लिख दिया कि लमसम सेल में से नेटवर्थ माइनस कर देना। लमसम सेल में से क्या माइनस कर देना? नेटवर्थ। आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्या जुगाड़ निकाला होगा? लमसम सेल माइनस नेटवर्थ। तो ताई ने पता क्या बोला? ताई ने बोला लटका सटका का फैसला पता किससे करूंगी? कितने दिनों के बाद ये बिजनेस बंद हो रहा है जिसमें तू सारी एसेट बेच रहा है। तो ताई ने बोला अगर तेरा बिजनेस जब से खुला और जब से ये सारी की सारी चीजें तू बेच रहा है, अगर बिजनेस की लाइफ या बिजनेस का, है ना, साइकिल ज्यादा है 3 साल से, तो जो भी आंसर होगा वो लटका होगा। अगर बिजनेस लाइफ जब से खरीदी एसेट्स बिजनेस में और जब बेच रहा हूं, अगर बिजनेस लाइफ ही क्या है 3 साल से कम है, तो जितनी भी एसेट है उसका कैपिटल गेन क्या माना जाएगा? तो अगर ये है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर लाइफ ऑफ द बिजनेस इज मोर देन 3। अगला खतरनाक क्वेश्चन हमने ताई से पूछा, ताई ए ताई ससुर के नाते ये बता दो कि कैपिटल गेन करा दियो ताई। भाई इंडेक्स के बारे में कौन बोलेगा? ना तुम पूछ रहे ना होशियार वाला ऑनलाइन वाले पूछे इंडेक्स करोगे नहीं करोगे? तो ताई ने कहा इंडेक्स मतलब। मैंने कहा ताई जो नेटवर्थ निकाली हमने 18,000 रुपए नेटवर्थ, इस नेटवर्थ को इंडेक्स करूं नहीं करूं? ताई ने कहा
कंटाप लगाएगा कान के नीचे। नेटवर्थ में तो डेप्रिशिएबल एसेट भी आई होंगी, कुछ एसेट ऐसी आई होंगी जो पिछले महीने खरीदी होंगी, कुछ एसेट ऐसी आई होंगी जो बहुत पहले की होंगी, है ना। अब ज्वेलरी 2 साल में 3 में बड़ी होती है तो 3 साल पहले की है, जमीन 2 साल में बड़ी होती है तो ये 2.5 साल पहले की है। तो अब मैं नेटवर्थ के लिए फिर जब मुझे कोवा ही नहीं निकालनी इकट्ठी, तो नेटवर्थ के लिए मैं अलग अलग कोवा निकालूंगी, तभी तो कैलकुलेशन होगी। कौन सेट का कौन लेट का, ज्वेलरी छोटी जमीन बड़ी, है ना, लैपटॉप छोटा एसी बड़ा, ऐसे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो ताई ने कहा जब इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैंने लमसम चीजें खेलने की कोशिश की है। कैसे क्या खेले हम, लमसम। जब चीजों को लमसम खेला गया है तो इंडिविजुअल एसेट की कोई वैल्यू नहीं है। अब इंडिविजुअल एसेट की मैं वैल्यू ही नहीं निकाल रही तो इंडेक्स किसे करूं। तो ताई ने खतरनाक बात लिखी, इन केस ऑफ स्लम सेल इंडेक्स नॉट अलाउड। बस सीधा स्लम सेल का क्वेश्चन आएगा, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, लमसम सेलिंग प्राइस माइनस नेटवर्थ। क्या रटोगे अब, जल्दी बोलो। अगर स्लम सेल है, अच्छा मैं कितने बोरे ले गया, इसे सेक्शन में क्या रखा ताई ने, 50 नहीं 50 बोरे। सर की शादी के कितने बोरे, 50 बोरे से सेक्शन 50 बोरे। तो 50 बोरे का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताया ताई ने, लमसम सेलिंग प्राइस माइनस नेटवर्थ, खेल खत्म। रट लो ना, सेलिंग प्राइस माइनस नेटवर्थ। इंडेक्स करना नहीं है, जो आंसर आएगा अगर बिजनेस बढ़ा है 3 साल से तो लॉन्ग टर्म, अन्यथा शॉर्ट टर्म। अब अगला सवाल ये आता है, बताओ ऐसी अब तक हमने कितनी एसेट पढ़ी हैं जिनमें इंडेक्स नहीं होता। हाँ, एक तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर पे इंडेक्स नहीं होता, बहुत बढ़िया बात। और किस पे इंडेक्स नहीं होता, एक 50B में इंडेक्स नहीं होता, यानी स्लम सेल में। एक और है, एक और ऐसी जगह है जहां इंडेक्स नहीं करते। भूल गई। ऑनलाइन वाले बता सकते हो क्या, और बिल्कुल सही। अरे अरे अरे, सटका थोड़ी। हाँ चलो ये भी कह दो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है तो इंडेक्स नहीं होता। एक और बताओ, एक जगह और है जहाँ इंडेक्स नहीं होता सर। हाँ, आशिका दीदी ने बहुत बढ़िया गेम खेली, बहुत बढ़िया बात। लिस्टेड शेयर 112 है, 112A में इंडेक्स नहीं होता। कैसे भूल रहे हो भैया, शेयर कॉन्सेप्ट भूल गए, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम का। ये लिखी बात, पढ़ना जरा सुपर डेंजर बात। ये पढ़ना क्या लिखा है, डेंजर बना रखा है। वाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, इंडेक्सेशन नॉट अलाउड। क्योंकि 10% लेते हैं ना, 10% टैक्स लेना तो इंडेक्सेशन नहीं दे रही ताई, है ना। तो 4 जगह ऐसी होती हैं जहां इंडेक्सेशन नहीं होता। कितनी जगह, 4। कौन सी होगी वो 4 जगह, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, 50 बोरे, 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इन 4 जगह पे आपको इंडेक्स नहीं करना। इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तो अलग कर देते हैं, ये लॉन्ग टर्म भी हैं, ये एसेट हमारी लटका भी है, स्टिल नो इंडेक्स। ये लटका भी हो तो भी इंडेक्स नहीं करना, है ना। ये लिखी बात। किसी इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू नहीं निकालेंगे। लॉन्ग टर्म कब मानी जाएगी, जिस बिजनेस को आप बेच रहे हो उसकी स्टैंडिंग कितनी है। सबसे खतरनाक बात, इंडेक्सेशन नॉट अलाउड। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, है ना। कैपिटल कैसे निकालेंगे, जितने रुपए की तुमने एसेट बेची और जितने रुपए की उन एसेट की मार्केट वैल्यू है,
भाई फॉर एग्जांपल तुमने एसेट भी कितने की बेची, 20 की, लेकिन उसके पापा ने मार्केट वैल्यू निकलवाई सब्जी वाले के। सब्जी वाले के पापा कह रहे हैं अबे तू एक बार देख तो लिए है कितने की, एक बार टोटल तो कर, तूने सारी एसेट बेच मारी 20 में, अबे टोटल तो कर। तो पता लगा है ना, टोटल निकल के आई वो एसेट 22,000 कितने की। पापा कह रहे हैं अब पिटे ना पिटे तू, अबे तूने स्लम सेल बोनी के चक्कर में, पहला ग्राहक के चक्कर में, है ना, तूने 22,000 का माल कितने बेच दिया, तूने लपेटे में 20 का बेच दिया। अबे टोटल करियो मार्केट वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 22। क्यों बेचा 22? तो ताई ने बोला मुझे पागल मत बनाओ, तुमने बेचा 22 का है, दिखाया 20 का है, 2,000 रुपये कैश में ले लिए। तो ताई को बहुत गुस्सा है। ताई ने कहा इतना पागल नहीं है भाई तू दुकानदार होके कि 20 का माल 22 से बेच देगा। तो ताई ने बोला मैं पता है क्या लूंगी, सेल प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर। जो तूने लिया और जितने की वो एसेट हैं दोनों की फेयर मार्केट कंपेयर करूंगी, लेस नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है, जो है ना अकाउंट्स वाले भैया ने बताई। एक और बात, रिवॉल्यूशन इनकम टैक्स में, यहां ही नहीं, रिवॉल्यूशन इनकम टैक्स में कहीं भी नहीं कंसिडर किया जाता। होल इनकम टैक्स नॉट कंसीडर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट। एसेट को रिवैल्यू करेंगे, एसेट को रिवैल्यू करेंगे, कहीं नहीं। और भैया अगले पॉइंट में ताली बजाएंगे, तुम्हारा होगा रोटी पानी का जुगाड़। जब तुम नेटवर्थ निकालोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारी रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, सीए बताएगा नेटवर्थ सही निकाली कि नहीं निकाली है। तो लिख के बोल दी बात, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यही क्वेश्चन तुम्हारे आईसीआई का, इसी को मैं यही करा देता हूं तो एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आईसीआई की इलस्ट्रेशन करोगे ना, जो 50 बोरे की जो इलस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा अमाउंट अलग है, यहां थोड़ा अमाउंट अलग है। तो 50B की इलस्ट्रेशन करना, उसके जैसे क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, बताएंगे भाई। दो यूनिट है, कौन सी स्लम सेल में बेची है, यूनिट 1 स्लम सेल में बेच दी। इसका मतलब क्वेश्चन यूनिट 2 का नहीं है, यूनिट 1 का है ना, यूनिट 1 का ही तो है। वो मुन्नी सही कह रहा हूं ना मैं, 1 का हो गया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस यूनिट इज 45 लाख। द एक्सपेंस ऑन सेल कितना है, 65। बैलेंस शीट ही है, यूनिट 1 की हमें करनी है बात, है ना। अब सॉल्यूशन कैसे करूंगा ये बताओ। कितने की बेची है, 40 की बेची है, मार्केट वैल्यू कितनी है, विच एवर इज हायर, कितना आ जाएगा, सेल प्राइस इज 45 लाख। सही है, बोलो। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया सेलिंग वैल्यू ऑफ यूनिट 1 इज 45 लाख। ये यूनिट लटका है या सटका है, ये कैसे पता लगेगा, है ना। 2015 में, 2015 से अब इस दोनों यूनिट 2015 में स्टार्ट करी, तो यूनिट 1 भी 15 में स्टार्ट करी, 15 से लेकर अपने ईयर तक, क्या 3 साल से ज्यादा हो गए, 15 से मेरे प्रीवियस ईयर तक हो गया मोर देन 36 महीने। इसलिए असेट क्या है, इसलिए एज पर सेक्शन 242A के हिसाब से नहीं, 50B के हिसाब से ही मैं इसे क्या मान रहा हूं, लटका। तो मैं 242 के हिसाब से लटका नहीं मान रहा, मैं किस हिसाब से मान रहा हूं, तो यहां लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 50B एसेट इज लटका। एज पर सेक्शन 242A मत लिख देना, यहां 50B के हिसाब से लटका, क्योंकि 50B ने मुझे ऐसे निकालने के लिए बोला है। लटका हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। इसमें से जो मैं लेस करता हूं कोआ, वो कोआ क्या होती है, ये पहला ऐसा सेक्शन है जिसमें कोआ को कोआ ना बोल के नेटवर्थ बोलते हैं। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं,
टोटल असेट्स यूनिट 1 की माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एक खतरनाक बात, मुझे ये बताओ क्या इनकम टैक्स रिवैल्यूएशन मानता है? ये लिखी बात, रिवैल्यूएशन इनकम टैक्स नहीं मानता। तो इसका मतलब जब इनकम टैक्स रिवैल्यूएशन नहीं मानता तो 6 लाख रिवैल्यूएशन बेकार है। अगर 6 लाख रिवैल्यूएशन बेकार है कि रिवैल्यूएशन बिल्डिंग की 6 लाख है, इसका मतलब इस रिवैल्यूएशन को डिलीट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन को डिलीट करते हैं अकाउंट्स में, क्या करते हैं? बिल्डिंग की वैल्यू में से घटाना पड़ेगा। यानी ये बिल्डिंग 15 लाख की नहीं है, रिवैल्यूएशन बना के कितने की है सर? तो क्या करेंगे? इसका मतलब रिवैल्यूएशन का अमाउंट बिल्डिंग की वैल्यू में से, हाँ, असेट में से माइनस करें, घटाएं। याद रखना ये बात एग्जाम में, बिल्डिंग के ऊपर या असेट के ऊपर जो भी रिवैल्यूएशन है उसे बिल्डिंग में से घटा देना, उसके रिवैल्यूएशन के हिसाब किताब को खत्म करना है। खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहां से 6 लाख गए, यहां बिल्डिंग होगी मेरी 9 लाख की। अब टोटल एसेट क्या होती है? माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो आउटसाइड लायबिलिटी में कैपिटल नहीं आती, तो 9 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3.5 लाख, टोटल एसेट कितनी होगी बताओ? 20,50,000। इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी घटानी है। लोन 4 लाख का था तो यूनिट 1 का 70% है, तो 70% ऑफ 4 लाख 2,80,000 है ना। ऐसे ही 3/10 का टोटल क्रेडिटर थे जिसमें यूनिट 1 के 25% है। तो यूनिट 1 की सेल माइनस यूनिट 1 की नेटवर्थ निकालनी है। कितना आ गया? 77,500। अगर आपको कैपिटल तो आती नहीं है लायबिलिटी में, तो अगर कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ यूनिट 1, क्या बोलोगे? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो। $16 लाख 92,500। तो तुमने मुझे बताया, इधर देखो, अब तुमने मुझे बताया सर सेलिंग प्राइस 45 लाख माइनस नेटवर्थ इतना है ना, राइट। इसमें से क्या माइनस कर दूं? एक्सपेंस ऑन सेल भी माइनस कर दूं। एक्सपेंस ऑन सेल कितने हैं? 65,000। तो सेलिंग प्राइस माइनस नेटवर्थ माइनस एक्सपेंस ऑन सेल, मेरा कैपिटल गेन कितना आ गया? ये आ रहा है 2742,500 है ना। ये देख लो मैच कर रहा है। कि नहीं बात? क्या किया मैंने? पहले ये लिखा एग्जाम में विच एवर इज हायर 45, फिर मैंने क्या लिखा कि नेटवर्थ माइनस करनी है। नेटवर्थ माइनस करने के लिए मैंने यहां पे फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बना दिया? जो तुमने मुझे बताया, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। टोटल एसेट में से रिवैल्यूएशन का असर खत्म कर दिया, तो टोटल एसेट तुमने बताई इतनी आई, आउटसाइड लायबिलिटी इतनी आई, यही तो निकाली हमने भी। अब मैंने इसको यहां भर दिया। फिर क्योंकि कैपिटल गेन का फॉर्मेट क्या बोलता है? सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ माइनस एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन सेल कितना है? 65। आ गया आंसर, खत्म बात। नीचे नोट डाल दूंगा प्यार भरे। क्या नोट डाल दूंगा? 50C के सारे नोट डाल दूंगा एग्जाम में। कौन कौन से सारे नोट? ऑल नोट्स ऑफ 50 बोरे। क्या? इंडेक्स, हाँ ठीक है। लटका क्यों ली? एज यूनिट अंडरटेकिंग इज मोर देन 3 ईयर। कोई इंडेक्स नहीं। हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, इसका नोट डाल दिया। रिवॉल्यूशन नॉट टू बी कंसिडर, ये नोट डाल दिया। तो जितने भी नोट मैंने ऊपर पढ़े ना, ये सब मैंने यहां डाल दिए। स्लम सेल में 36 महीने के बाद लटका, इंडेक्सेशन नहीं होता, ये फॉर्मूला लगता है सेलिंग प्राइस में,
नेटवर्क, कोआ की जगह नेटवर्क लेते हैं, है ना, और रिवोल्यूशन कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए, नहीं हो गए? तो बस पूरे नंबर मिलेंगे पूरे, एज पर सेक्शन 50B, है ना। व्हेन टोटल असेट इज सेल एज अ स्लम सेल, देन सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट इज FMV ऑफ द अंडरटेकिंग और कंसिडरेशन रिसीव्ड, व्हिचएवर इज हायर। कोआ इज इक्वल टू नेटवर्थ, कैपिटल गेन आएगा। द कैपिटल गेन शैल बी लॉन्ग टर्म, अगर हमारी जो यूनिट अंडरटेकिंग है वो कितने महीने से ज्यादा है? 36 महीने से ज्यादा है। खत्म कहानी। कोई फॉर्मूला, नो इंडेक्सेशन, ये बात जरूर लिख देना भाई, इंडेक्सेशन नहीं करते हम इसमें। बोलो भाई, समझ में आ गई बात, है ना? बोलो भैया, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे साथ साथ। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। ये था तुम्हारा आज का बहुत ही शानदार जानदार कॉन्सेप्ट।